रामनगर गांव में सोहन और गोविंद नाम के दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। एक और जहां गोविंद ब्राह्मण था तो वहीं दूसरी ओर सोहन पेशे से कुम्हार था। अरे ओ सविता चाची, किधर जा रही हो? थोड़ी देर रुककर इन मिट्टी के बर्तनों को देख लो, सस्ते में दे दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरा दिमाग खराब है क्या जो इन मिट्टी के बर्तनों को खरीदूंगी जो पल भर में टूट जाए। मुझे अपना नुकसान थोड़ी ना करवाना है। कैसी बात करती हो सविता चाची, जरा एक नजर रुककर देख तो लो, कितने प्यारे बर्तन हैं। ले लो, कह तो रहा हूँ बड़े सस्ते में दे दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुफ्त में ही दे दो ना, पैसे क्यों लेने। चाची एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लो। लेकिन सविता सोहन की बातों को अनसुना कर चली जाती है और बेचारा सोहन ग्राहक के इंतजार में बस बैठा ही रह जाता है और रोज की तरह हताश होकर अपने घर लौट जाता है। मेरी सारी सहेलियों के पति भर भर के पैसा लाते हैं जिससे वो लोग हर रोज नए नए कपड़े और गहने बनवाते हैं, लेकिन एक मुझे ही देख लो, खाने तक को आफत है। तो इसमें मैं क्या करूं? रोज इतनी मेहनत करता हूं, नए नए बर्तन गढ़ता रहता हूं, अब अगर ग्राहक ही नहीं आते तो इसमें मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस हाथ में हाथ धरे बैठे रहो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उधर पेशे से पंडित गोविंद अपने जजमान के यहाँ बैठा हुआ था। क्या महाराज, सुबह से शाम तक हमने आपके यहाँ पर यज्ञ हवन करवाया है, कम से कम दान पुण्य तो दिल खोलकर दिया कीजिए। अरे पंडित जी, क्या बताएं, बड़े कष्ट में है आजकल। बस ये समझ लीजिए बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर हो पाता है। अब ऐसे में क्या ही दे। जजमान की बातें सुन गोविंद चुपचाप अपना झोला उठाए मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने घर को चल देता है। अजीब लोग हैं, चाहे कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन जब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने की बारी आती है तो जेब से फूटी कोड़ी भी नहीं निकलती। इनसे हालत ऐसी हो गई है कि दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया है। अब तो चिंता सताने लगी है। इस पंडिताई से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पाता। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपने जीवन से परेशान दोनों अपने अपने घर को लौट जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। ठीक है, अब ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। मेरी एक सहेली के घर पूजा है, इसलिए उसके यहाँ से 10 घड़ों की मांग आई है। घड़ों में नक्काशी ऐसी करना कि लोग देखते रह जाए और हमें और भी ज्यादा ग्राहक मिले, समझे? और फिर सोहन दिन रात एक करके काम में जुट जाता है और बड़े ही सुंदर सुंदर घड़े बनाने लग जाता है। एक दिन सोहन अपनी दुकान पर बैठा ही था कि तभी कामिनी की सहेली का बेटा सोनू वहाँ आता है। सोहन चाचा, ओ सोहन चाचा। क्या बात है सोनू, अभी तो एक दिन बाकी है ना, तो तुम इतनी जल्दी घड़े लेने कैसे आ गए? क्या बात है, और घड़े बनवाने हैं क्या? अरे नहीं चाचा, वो माँ ने कहने भेजा है कि जो पूजा हमारे घर होने वाली थी ना, वो कुछ दिनों के लिए टल गई है, इसीलिए अब घड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर सोहन के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में बोलता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और तो और मैंने जो इतनी मेहनत से इतने सारे घड़े बनाए हैं, उसका क्या? उनका क्या करूंगा मैं? वह सब मैं नहीं जानता चाचा, इसके बारे में मैंने सब चाची जी को बता दिया है। अब आप चाहो तो उनसे पूछ लेना। और फिर सोनू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब इतने सारे घड़ों का मैं क्या करूं? पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर यही हाल रहा तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई गोविंद, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? और कहाँ जाऊंगा भाई सोहन, बस एक जजमान के यहाँ पूजा करवानी है तो बस वहीं जा रहा हूँ। और तुम बताओ, तुम किधर चले इतनी भोर को ही? वो दरअसल एक दुकान से कई सारे घड़ों की मांग आई है, बस
उसे ही तैयार कर रहा हूं। थोड़ा सा काम और रह गया है, इसलिए सोचा आज जल्दी दुकान खोलकर बाकी का काम पूरा कर लूं। उत्तम विचार है। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, ठीक उसी जगह जहां हर रोज हम मिला करते हैं। हाँ भाई, मैं भी चलता हूँ, वैसे भी आज बहुत काम है। और फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। बताओ कैसी बेरोजगारी आ गई है। अब अपने दोस्त से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ मैं दुकान में बैठा बैठा मक्खी मार रहा हूँ। उधर गोविंद भी अपना झोला संभाले अपने जजमान के घर पहुंचता है तो देखता है कि अरे अजय भाई, क्या बात है? घर बड़ा सुना सुना लग रहा है। अभी तक पूजा की तैयारी शुरू नहीं हुई क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं पंडित जी, जैसा कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। आपके कहने का क्या तात्पर्य है? पंडित जी, हमने आपको पूजा के लिए कल बुलाया था और आप आज आ रहे हो। क्या कल? वो आपने तो लेकिन आज का समय दिया था ना। क्या पंडित जी, क्यों मजाक कर रहे हो? एक तो कल आप आए नहीं, जिसके कारण हमें कितनी परेशानी हुई बाद में। फिर हमने पड़ोस के गांव से एक पंडित को बुलवाया और पूजा कराई, वरना आपने तो हमें अच्छा धोखा दिया। अरे मगर वह अजय बिना गोविंद की बातें सुने वहां से चला जाता है और बेचारा गोविंद उदास हो वहां से अपने घर को लौट आता है। रोज की तरह दोनों दोस्त उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं जहां रोज मिला करते थे। और भाई गोविंद, आज की पूजा कैसी रही? तुम्हें तो अच्छे खासे पैसे मिले होंगे जजमान से। हाँ भाई, आज तो मजा ही आ गया। खाने को ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन मिले और दक्षिणा में बहुत सारा धन मिला। तुम अपना सुनाओ, तुम्हारे घड़ों का क्या हुआ? तुम्हें भी तो इतने सारे घड़े बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे क्या बताऊं, ऐसे ग्राहक हर रोज मिलने लगे तो मजा ही आ जाएगा। और फिर दोनों झूठी हंसी हंसने लग जाते हैं कि तभी गांव का एक चरवाहा वहां से गुजर रहा था, जो दोनों को इस तरह हंसते देख बोलता है, वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। देखो तो इतना सब होने के बाद भी कैसे दोनों खिलखिला कर हंस रहे हैं। क्यों भाई सोहन, सुना है तुम्हारे घड़े बिके नहीं? कहो तो मैं कोई ग्राहक ढूंढ लाऊं। क्या बस 2-4 घड़े मुझे भी मुफ्त में दे देना। चरवाहे की बातें सुनकर गोविंद चौंक जाता है। क्या यह तुम क्या कह रहे हो सोहन? क्या सच में? लेकिन अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि। अरे भैया गोविंद छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे जजमान ने तुम्हारी जगह पर किसी और पंडित को बुला लिया था। अरे 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 रे, ये तो बहुत गलत हुआ तुम दोनों के साथ भैया। इतना सब कहकर चरवाहा तो वहां से चला जाता है, लेकिन सोहन और गोविंद एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। अगली सुबह फिर से दोनों गांव के चौराहे पर मिल जाते हैं। कहाँ चले इतनी सुबह सुबह? अब तुमसे क्या छुपाऊं गोविंद, काम धंधा आजकल बड़ा मंदा चल रहा है। ऊपर से इतने सारे घड़ों का नुकसान हो गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो दाना पानी पर भी आफत आन पड़ी है। मेरा हाल भी कुछ ऐसे ही है दोस्त। अब इस पंडिताई में कुछ रहा ही नहीं है। बस यह समझ लो कि बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा हूँ। कि तभी गोविंद के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह सोहन से कहता है, वैसे काम तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन एक तरकीब है जिससे हम दोनों को काम भी मिल जाएगा और एक दूसरे का सहारा भी हो जाएंगे। अच्छा, वो क्या गोविंद? देख भाई, यह तो सच है कि तुम्हारे हाथों में हुनर बहुत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुकान में कोई आता नहीं है, तो क्यों ना? मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि क्यों ना तुम घड़े बनाओ और हम दोनों गांव गांव जाकर उन घड़ों को बेचे। जो भी मुनाफा होगा उसमें तुम अपना फायदा रखकर मुझे भी कुछ राशि दे दिया करना। भाई, बात तो तुमने बहुत फायदे वाली की है। अगर हम दोनों दोस्त मिलकर काम करें तो इसमें हम दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।
और फिर अगले दिन से दोनों एक ठेले में बहुत सारे घड़े रखकर आस पड़ोस के गांव में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। घड़े ले लो घड़े, मिट्टी के बने घड़े ले लो। ओ घड़े वाले भैया, ये कितने में दिए घड़े? ले लो बहन जी, 4 आने का एक घड़ा है। अरे बाप रे, इतना महंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे घड़े। कि तभी गोविंद कहता है, माता जी, यह घड़ा गंगा की मिट्टी का बना है, जो गर्मी के दिनों में भी आपको शुद्ध पानी देगा। अब आप ही सोच लो कि सौदा फायदे का है या नुकसान का। अच्छा भला तुम्हें कैसे पता कि यह घड़ा शुद्ध पानी देगा? बहन जी, ब्राह्मण हूँ, शुद्धता की परख मुझसे ज्यादा और किसको पता होगी। गोविंद की बातों से वो महिला बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है और आखिरकार वह एक घड़ा खरीद ही लेती है। उसको घड़ा खरीदता देखकर गांव के बाकी सारे लोग भी एक एक करके सारे घड़े खरीद लेते हैं और इस तरह से सोहरक के सारे घड़े एक ही दिन में बिक जाते हैं। शाम के समय दोनों हमेशा की तरह उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं। भाई गोविंद, तुम्हारी तरकीब तो बहुत काम आई। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगता है कि हम दोनों की एकता में ही बल है। अगर हम दोनों मिलकर यूं ही साथ साथ काम करें तो आराम से 4 पैसे कमा लेंगे। बात तो तुमने 16 आने सही कही दोस्त। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। एक और जहां सोहन अपने हुनर का इस्तेमाल कर मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता, तो वहीं दूसरी ओर गोविंद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन बर्तनों की गुणवत्ता लोगों को बताकर सारे बर्तन बेच देता। इस तरह दोनों धीरे धीरे बहुत धनी भी बन गए। लेकिन सोहन की पत्नी कामिनी को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि गोविंद सोहन के हक के पैसे खा रहा है, इसलिए वो अपने पति को गोविंद के खिलाफ भड़काते रहती थी। सुनो जी, आप भी ना एक नंबर के मूर्ख हो। यह तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? दिमाग ठिकाने पर तो है। ठीक ही तो कह रही हूँ। एक आप हो जो दिन रात गधा मजदूरी करते रहते हो, और एक वो है गोविंद जो बिना मेहनत करके ही पैसे कमा रहा है। देखो कामिनी, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, हम दोनों दोस्त एक दूसरे की किस्मत से पैसा कमा रहे हैं। हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। अब रहने भी दो, ये सब सिर्फ कहने की बात है, समझे? सारा काम करो आप, इतनी मेहनत करके बर्तन घड़ो आप, और वो गोविंद क्या करता है? बस चीख पुकार करके बर्तन ही तो बेचता है ना। सोचो जरा, अगर उसके हिस्से के पैसे भी हमें मिल जाते तो कितना अच्छा होता। 2 की जगह 4 पैसों का और फायदा होता। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। कामिनी को अपने दोस्त के खिलाफ इतना कड़वा बोलते देख सोहन को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है। तुम्हें कितनी बारी कहा है, मुझे गोविंद के खिलाफ भड़काना बंद करो। वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और तुम्हारे कहने से मैं अपने दोस्त से दोस्ती थोड़ी ना तोड़ लूंगा। और फिर सोहन गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन कामिनी भी कहाँ मानने वाली थी। ठीक है जी, तो फिर आपको समझाने का मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना ही पड़ेगा। अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन जब दोनों दोस्त बर्तन की बिक्री करने दूसरे गांव जाते हैं। भाई गोविंद, आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। एक काम कर, फिर तू यहाँ इस पेड़ के नीचे विश्राम कर। आज सारे बर्तन मैं बेच आता हूँ, तू बस अपना ध्यान रख। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं यही तेरा इंतजार करता हूँ, फिर एक साथ ही घर चलेंगे। और फिर गोविंद सोहन को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर चला जाता है। उधर बेचारा गोविंद बड़ी मेहनत करके सारे बर्तन बेच ही रहा था कि तभी एक औरत घूंघट में वहां आती है। ओ भैया, ये सारे बर्तन कैसे दिए? बहन जी, ये सारे बर्तन 2-2 आने के हैं, फिर चाहे जो लो। और फिर गोविंद उस घूंघट वाली औरत को सारे बर्तन दिखाने लग जाता है कि तभी उस औरत के हाथों से सारे बर्तन गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया?
मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसमें मेरी क्या गलती है बता? हाँ, एक तो तुम्हें बर्तन संभाल के रखने नहीं आते और उल्टा दोष मुझ पर ही लगा रहे हो। जाओ जाओ, तुम जैसे बदतमीज आदमी से मुझे कोई बर्तन नहीं लेने हैं। अरे अरे, लेकिन बहन जी सुनिए तो। लेकिन वो घूंघट वाली औरत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं सोहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? कितने विश्वास से उसने मुझे कार्य सौंपा था। अब मैं क्या करूं? उधर इन सारी बातों से अनजान सोहन अपने दोस्त के वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गोविंद नहीं आता है। अरे बड़ी देर हो गई, अभी तक तो गोविंद को आ जाना चाहिए था। जाने क्या बात हो गई है। हो सकता है वह जल्दीबाजी में भूल गया हो और दूसरे रास्ते से घर चला गया हो। रात काफी हो गई है, अब मुझे भी घर लौट जाना चाहिए। कल सुबह उससे मिल लूंगा। लेकिन अगले दिन भी गोविंद उससे मिलने नहीं आता है। देख लो जी, बड़ा विश्वास था ना आपको अपने प्रिय दोस्त पर। देखिए कैसे पैसे के लालच में आ गया। अरे भाग्यवान, चुप कर जा। तुम्हें तो बस मौका चाहिए बाल की खाल निकालने का। अरे कैसे मूर्ख इंसान हो तुम। एक तो तुम्हारा दोस्त बर्तनों के सारे पैसे लेकर भाग गया और तुम अब भी उसी की तारीफ किए जा रहे हो। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो उसके घर जाकर ही पता लगाते हैं कि आखिर वह कहाँ है। और फिर दोनों गोविंद के घर जाते हैं, जहां उन्हें सड़क किनारे गोविंद दिखाई पड़ता है, जिसे देख कामिनी कहती है, अजी सुनते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह सड़क किनारे जो आदमी घड़े बेच रहा है वो गोविंद भैया ही है ना? लग तो वैसा ही रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। और फिर दोनों उसके पास जाते हैं, जिसे देख गोविंद चौंक जाता है। अरे गोविंद, तू यहाँ? और तू ये घड़े कब से बेचने लगा? भाई सोहन, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? वो दरअसल उस दिन। और फिर गोविंद अपने दोस्त को उस दिन की सारी बातें बताता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करूं। इसीलिए तब से मैंने जैसे तैसे घड़े बनाकर इन्हें बेचना शुरू कर दिया और तुम्हें लौटाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जब चोरी पकड़ी गई तो बहाने बना रहे हो। नहीं नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें अगले दिन ही हमारे घर आकर सारी बात बतानी थी ना। लेकिन तुम्हारे मन में तो चोर था। देखा जी, कहाँ था ना उस दिन। इसने सारे बर्तन बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए होंगे और देखो अब उन पैसों से अपना नया व्यापार भी शुरू कर लिया है। कामिनी की बातें सुन सोहन को भी अब यकीन हो चला था कि वाकई में गोविंद ने यह सब कुछ जानबूझकर ही किया होगा। तुम ठीक कहती हो कामिनी, यह तो दोस्त के नाम पर दुश्मन है दुश्मन। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। और फिर सोहन गुस्से में होकर वहां से चला जाता है। अब दोनों दोस्त अलग अलग जाकर घड़ों को बेचते और अपना जीवन व्यापन करते। जहां एक और गोविंद के बोलने की कला के कारण उसके सारे बर्तन बिक जाते, तो वहीं दूसरी ओर सोहन की हालत पहले जैसी ही हो चली थी। बड़ी ही मुश्किल से दुकान में एक दो ग्राहक आते हैं। सुनो जी, घर पर अनाज का एक भी दाना नहीं बचा है। अब भोजन कैसे बनेगा? समझ ही नहीं आता कि आखिर हमें किसकी नजर लग गई। अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से। अरे यह सब आपके दोस्त का कमाल है, जो हमारे भाग्य का छीन कर खा रहा है। हमारा व्यापार बंद करवाकर खुद मजे से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तुम सही कह रही हो। मैंने ही उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, जहां एक और गोविंद आर्थिक रूप से तरक्की करता चला जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोहन काम धंधा ना चलने के कारण गरीब होता चला जा रहा था। इसी बीच रामनगर के राजा उदय प्रताप ने एक घोषणा करवाई, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। अरे भाई मोहन, तुमने कुछ सुना है क्या? नहीं भाई,
जरा मुझे भी बताओ भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई है? अरे महाराज ने घोषणा करवाई है कि इस साल के महोत्सव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें राज्य के अलग अलग लोग हिस्सा लेने वाले हैं। और सुना है सभी को अपना अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, जिसमें से एक विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता को साल भर का अनाज और ढेर सारा धन उपहार स्वरूप दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए महाराज के दिल में खास जगह बनाने का और साथ ही साथ ढेर सारा धन प्राप्त करने का। पर तू यह तो बता, तुझ में ऐसा क्या हुनर है जो तू महाराज के सामने दिखाने वाला है? अरे हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मैंने तो सोच लिया है महाराज के लिए एक बहुत सुंदर सा कुर्ता अपने हाथों से सिल कर ले जाऊंगा, जिसे देखकर महाराज मेरे हाथों की सिलाई कढ़ाई की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। और देखना, इनाम की राशि मुझे ही मिलेगी। अच्छा, तुम शायद भूल रहे हो, सोहन के हाथों के घड़े कितने सुंदर होते हैं। अगर उसने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया ना, तो पक्का ये इनाम उसे ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सोहन बिना गोविंद के कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी सुना है दोनों का झगड़ा हो चुका है, तो इस इनाम का हकदार तो मैं ही हुआ ना।